Hello my dear students, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss MCQs of atomic and molecular physics, and this is part 4 of the MCQ series on atomic and molecular physics. और इसमें हम डिस्कस करेंगे the MCQs based on vibrational, rotational and Raman spectrum and some MCQs related with the spectroscopic terms. So let us start with the first question. The first question is, in a rotational spectrum of diatomic molecule, for example CO, the first rotational line is observed at. तो हमें बताना है कि फर्स्ट रोटेशनल लाइन इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट b कहाँ पे ऑब्जर्व होगी, और b जो है इसकी वैल्यू होती है h/8 पाई स्क्वेयर आई सी, वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो सबसे पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी वैल्यूज़ लिखेंगे. जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ b, उसका फॉर्मूला होता है b इंटू जे प्लस 1hc. ठीक है, तो हम पहले दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा ई दैट इज़ इक्वल टू ई जे प्लस 1 माइनस ई जे. ठीक है, यहाँ पे जो जे प्लस 1 और जे हैं, दिस जे इज़ कॉल्ड द रोटेशनल क्वांटम नंबर. तो जब हम यहाँ पे ई जे के फॉर्मूले में जे को जे प्लस 1 लिखेंगे एंड जे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास डेल्टा ई की जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ 2b जे प्लस 1hc. ठीक है, मैं इसको सारे को सॉल्व नहीं करूँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे. तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा ई एनर्जी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू. सो एच न्यू की वैल्यू आ गई 2b जे प्लस 1hc और h कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आएगा न्यू अपॉन सी इज़ इक्वल टू 2b जे प्लस 1. और न्यू अपॉन सी क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड वेव नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, क्योंकि हमें पता है कि c इज़ इक्वल टू न्यू लेमडा है एंड अगर हम न्यू अपॉन सी करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा. 1 अपॉन लेमडा क्या होता है, वेव नंबर, इसलिए हम न्यू अपॉन सी को न्यू बार लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यू बार की वैल्यू आ जाएगी, न्यू बार इज़ इक्वल टू 2b जे प्लस 1. तो हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू आ गई. वेव नंबर की वैल्यू निकालने के बाद ही हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं. तो जब भी कभी स्पेक्ट्रम की बात आए तो वहाँ पे हमें वेव नंबर पहले निकालना होता है. तो हम दो वैल्यूज़ जो है न्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, उनका डिफरेंस निकालेंगे. सो डेल्टा न्यू बार जो आ जाएगा, इसको हम न्यू जे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू न्यू बार जे प्लस 1 माइनस न्यू बार जे. तो अब यहाँ पे जे को जे प्लस 1 करेंगे एंड जे करेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा न्यू जे बार ये आ जाएगा 2b कॉमन आ जाएगा, जे प्लस 2 माइनस जे माइनस 1. तो हमारे पास डेल्टा न्यू बार जे की वैल्यू आ गई 2b, जे कैंसिल हो गया एंड 2 माइनस 1 1, तो 2b आ गई इसकी वैल्यू. ठीक है, इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, उनमें जो फर्स्ट रोटेशन लाइन है, अगर हमारी एक सेंट्रल लाइन होगी ऐसे, तो जो फर्स्ट लाइन है इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट व्हाट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ जाएगा 2b इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो ऐसे ही सारी लाइंस जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं और सबका जो डिफरेंस है वो 2b होता है. क्योंकि अगर आप नेक्स्ट लाइंस चेक करो, न्यू जे प्लस 2 माइनस न्यू जे प्लस 1, ऐसे देखोगे नेक्स्ट वाली लाइंस का डिफरेंस, तो ये भी क्या बनेगा, 2b बनेगा. तो सारी लाइंस जो है स्पेक्ट्रम में इक्वली स्पेस्ड होती हैं एट डिस्टेंस ऑफ 2b. और अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी लेवल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम में ऐसे होते हैं, अगर j इज़ इक्वल टू 0 है, दिस इज़ j इज़ इक्वल टू 1, तो जैसे जैसे j की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ करता जाएगा. दीज आर द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HCl मॉलिक्यूल द एनर्जी गैप बिटवीन टू वाइब्रेशनल लेवल्स इज़ 0.36 वोल्ट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. इट्स 0 पॉइंट एनर्जी विल बी. तो हमें HCl मॉलिक्यूल में दो वाइब्रेशनल जो लेवल्स हैं उनका एनर्जी डिफरेंस गिवन है और हमें 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है. तो हमें पता है कि HCl मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जब स्टडी करते हैं तो ई न्यू की जो वैल्यू आती है न्यू प्लस 1/2 एच न्यू नॉट. ठीक है, दिस इज़ द 0 पॉइंट एनर्जी. अगर न्यू 0 हो जाएगा तो उसको हम 0 पॉइंट एनर्जी बोल देंगे. तो हमें 0 पॉइंट एनर्जी अगर निकालनी है तो उसकी वैल्यू आएगी 1/2 एच न्यू नॉट. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है हमें,
द एनर्जी गैप बिटवीन टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो अगर हम एनर्जी गैप को डेल्टा ई लिखेंगे तो दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का जो गैप है E1 माइनस E0 ये हो जाएंगे। दो कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ले लो, E2 माइनस E1 कर लो, एक ही बात है। तो जब डेल्टा ई निकालेंगे डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा E1 क्या होगा, यहाँ पे न्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, मीन्स 3/2 H न्यू नॉट माइनस E0 इज़, यहाँ पे न्यू को 0 कर दो तो माइनस 1/2 H न्यू नॉट। तो इसलिए डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके H न्यू नॉट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन, डेल्टा ई हमारे पास आ गया H न्यू नॉट, और हमारे को जो वैल्यू निकालनी है दैट इज़ द 0 पॉइंट एनर्जी, उसका वैल्यू है 1/2 H न्यू नॉट। बट ये चीज़ हमें गिवन है, दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए H न्यू नॉट की वैल्यू हमें 0.36 गिवन है, तो 0 पॉइंट एनर्जी बन जाएगी 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 2 मीन्स 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रल टर्म फॉर एटम विद 70% फिल्ड सबशेल एंड ओनली S इज इक्वल टू 3/2 इज़। तो हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स गिवन है और हमें निकालनी है स्पेक्ट्रल टर्म फॉर 70% फिल्ड सबशेल। अब 70% फिल्ड का मतलब हो गया कि आपका जो शेल है दैट इज़ मोर देन हाफ फिल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे हर्न्स रूल लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू हर्न्स रूल जब हमारे पास जो सब शेल है मोर देन हाफ फिल्ड होती है तो जे की जो वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू L प्लस एस। तो हम जे इस फॉर्मूले से निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर लेस देन हाफ फिल्ड होता है तो जे L माइनस एस हो जाता है। तो हमारे पास देखो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है उसका फॉर्मूला होता है 2S + 1 LG। पहले तो S हमारा 3/2 है, तो हमारे पास ये जो टर्म बन जाएगी ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास 4LG ये बनेगा। तो इट मीन्स के D एंड A ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, B और C में से कोई आंसर आएगा। अब B में देख लो जो L की वैल्यू है, F के लिए L कितना होता है 3, और C ऑप्शन में जो L की वैल्यू है 1। ठीक है, और S हमें पता है 3/2 है, तो यहाँ पे भी S 3/2 हो गया। तो J का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू हर्न्स रूल L प्लस S होना चाहिए। तो हम देख अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो J हमारा कितना बन जाएगा 9/2। ठीक है, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 5/2। तो इट मीन्स कि हमारी जो J की वैल्यू है 9/2 यहाँ पे तो है, इस वाले केस में 9/2 आ रही है तो इसके लिए करेक्ट होगी, बट यहाँ पे 1/2 है और हमारी आ रही है 5/2। तो इस ऑप्शन के लिए J सही नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एक्साइटिंग लाइन इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट इज एट 5000 एंगस्ट्रॉम, द ऑब्जर्व्ड स्टोक्स लाइन एट 5100 एंगस्ट्रॉम, द वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टोक लाइन इज़। तो यहाँ पे हमारे पास एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ गिवन है और स्टोक्स लाइन की, और हमें एंटी स्टोक लाइन की वैल्यू निकालनी है कि कितनी वेवलेंथ होगी। तो जो इंसिडेंट लाइट होती है इफ़ इट इज़ हैविंग ए फ्रीक्वेंसी न्यू L एंड आफ्टर स्कैटरिंग अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है दैट इज़ कॉल्ड रेले लाइन। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड एंटी स्टोक लाइन। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाए बाय सेम अमाउंट तो दैट इज़ कॉल्ड स्टोक्स लाइन। ठीक है, ऐसे ही वेवलेंथ के केस में होगा कि अगर स्टोक्स की वेवलेंथ ज़्यादा है तो एंटी स्टोक की वेवलेंथ कम होगी, मीन्स इन दोनों से कम होगी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम जो है एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ गिवन है, और अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो अगर इस साइड वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो इस साइड स्टोक्स लाइन आएगी एंड इस साइड जो है एंटी स्टोक लाइन आएगी। ठीक है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो ऐसे होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो जो ये जो लाइन होती है दिस इज़ एट द सेंटर, और अगर इसकी वेवलेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम है तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 100। ठीक है, सिमिलरली इस सेंट्रल लाइन से एंटी स्टोक का वेवलेंथ का भी उतना ही डिफरेंस होगा दैट इज़ 100 एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए अगर इसकी 5100 है तो इसकी 100 कम हो जाएगी एंटी स्टोक की, मीन्स 4900 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चंस में है कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं वैल्यू। तो जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है वो ही सेम स्टेटमेंट है
ठीक है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने इसलिए इनको साथ रखा है दोनों क्वेश्चंस को, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों को सॉल्व कैसे करना है। इसमें भी एक्साइटेड लाइन जो है उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, स्टोक्स लाइन की 5100 है और एंटी स्टोक की निकालनी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी क्लोज हैं वैल्यूज, जैसे 4900, 490, 44896। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें पता है, तो हम पहले वेव नंबर निकालेंगे। अगर इंसिडेंट लाइट को मैं आई से लिखूं तो वेव नंबर इसके करस्पॉन्डिंग होगा 1/वेवलेंथ। तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा आई है, ठीक है, और ये हो गई 1/5000 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको मैंने सेंटीमीटर में लिखना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,000 पर सेंटीमीटर, क्योंकि वेव नंबर के यूनिट होते हैं पर सेंटीमीटर। ऐसे ही जो मेरी स्टोक लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालेंगे, 1/λs कर देंगे, मीन्स 1/5100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इट मीन्स इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 19607 पर सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई, पहले हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारी वेव नंबर्स आए हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ डेल्टा न्यू बार विच इज़ इक्वल टू न्यू आई बार माइनस न्यू एस बार, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हमारे पास वैल्यू आई थी 20,000 और ये वाली वैल्यू है 19607। तो डेल्टा न्यू बार की वैल्यू आ गई 393 पर सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास डेल्टा न्यू बार आ गया, हमें पता है कि जो स्टोक्स लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर वेव नंबर न्यू एस बार है, एंटी स्टोक के करस्पॉन्डिंग न्यू ए बार है, तो न्यू ए बार की वैल्यू कितनी होगी, न्यू आई बार प्लस डेल्टा न्यू, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास न्यू ए बार आ जाएगा 20,000, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 393, सो ये वैल्यू हो जाएगी 20393 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी ये हो गई एंटी स्टोक लाइन की वेव नंबर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम वेवलेंथ निकाल देंगे। तो वेवलेंथ जो है अगर हम उसको लैम्डा ए लिखेंगे तो दिस इज़ 1/न्यू ए बार, तो ये वैल्यू हो गई 1/20393 पर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 4904 एंगस्ट्रॉम। सो इसलिए जो हमारी एंटी स्टोक लाइन है उसकी वेवलेंथ जो है इट इज़ लेस देन द वेवलेंथ ऑफ स्टोक्स लाइन एंड द रेले लाइन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, वन विद J1 इज इक्वल टू 3/2 एंड अदर विद J2 इज इक्वल टू 5/2r। तो यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। J1 की वैल्यू है 3/2 एंड J2 की वैल्यू है 5/2। तो पहले हम J कपलिंग करेंगे, ठीक है, टोटल J की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो स्मॉल j की वैल्यूज़ आ जाएंगी J1 प्लस J2, ठीक है, एंड लास्ट वैल्यू हो जाएगी मॉड J1 माइनस J2। यहाँ पे मॉड लगाना ज़रूरी नहीं है, बट ये माइनस वाले में मॉड लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक एक करके कम होती जाएगी वैल्यू। तो हमारी J की वैल्यूज़ कितनी बन जाएंगी, अगर हम कैलकुलेट करें, J इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2 कितनी हो गई 4, ठीक है। 1 1 कम करते जाओ, लास्ट वैल्यू होगी 3/2 माइनस 5/2 मॉड, मीन्स कितनी हो गई 1। सो 4 3 2 1 ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ये हमारी J की वैल्यू आई है जो कि हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो हमारा आंसर ए नहीं आएगा इस केस में। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है J का, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1 एच कट, ठीक है। ये स्मॉल j है, ये वाला, ये जो अभी हमने निकाला है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी, J की वैल्यू 4 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा √20 एच कट, ठीक है। 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा √12 एच कट, 2 के लिए कितना हो जाएगा √6 एच कट, और 1 के लिए हो जाएगा √2 एच कट। तो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ आएंगी J की, तो इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
So the question is, the Zeeman pattern of a line consists of 6 equidistant components. The upper state term is known as 2p 3/2. Then the lower state term is means Zeeman pattern में जिसमें 6 equidistant components आते हैं, वहाँ पे अगर upper state 2p 3/2 है तो lower state कौन सी होगी, ठीक है, ये हमें बताना है. So this is the case. यहाँ पे जब हमें पता है कि जो सोडियम एटम है when it is placed इन वीक मैग्नेटिक फील्ड तो ये स्प्लिटिंग होती है, ठीक है. सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है. ऐसे इसकी एटॉमिक ट्रांजिशन हम लिखते हैं. तो ये जो 3s1 है ये लोअर स्टेट हो गई और इसके नेक्स्ट जो लेवल आएगा दैट इज़ 3p. सो बिकॉज ऑफ दिस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ये 3p स्टेट जो है इसके लिए L इज़ इक्वल टू 1 है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगी. जे की दो वैल्यूज़ आएंगी, वन इज़ L प्लस एस एंड सेकेंड इज़ L माइनस एस. L प्लस एस के लिए L 1 है, S 1/2 है, तो जे की वैल्यू हो गई 3/2 और L माइनस एस के लिए L 1 है, S हाफ है, तो जे की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है. तो इसलिए जो अगर आप यहाँ पे देखो एक स्टेट बनेगी 3p 3/2 क्योंकि S की वैल्यू 1/2 है तो डबलेट बनेगा. अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखते हैं विच इज़ 2s + 1 L J, तो अगर J 3/2 है, ठीक है, L 1 है तो ये P बनेगा. तो क्या बन गया P 3/2 और S हमारा हाफ है तो ये 2. तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेगी. दूसरी जिसमें J की वैल्यू 1/2 है और यहाँ पे 2 आ जाएगा और L 1 है. तो ये दो स्टेट्स हो गई बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. और जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज़ S 1/2 और 2S 1/2 वो ऐसी रहेगी, इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में L की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1/2 है, तो जो J की वैल्यू है दैट वेरीज फ्रॉम L प्लस S और लास्ट टर्म होती है L माइनस S मॉड. तो J की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी दैट इज़ इक्वल टू 1/2 और S हाफ है तो डबलेट बनेगा तो 2S 1/2. तो ऐसे हमारी टर्म्स बनती हैं. दीज आर द ग्राउंड स्टेट टर्म्स एंड ये दोनों हैं, ये एक्साइटेड स्टेट हैं, ठीक है, अपर स्टेट टर्म है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि अपर स्टेट टर्म अगर 2p 3/2 होगी तो लो स्टेट कौन सी होगी. तो अभी मैंने बता दिया कि 2s 1/2 ये लो स्टेट टर्म होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. और इसमें हम फर्दर देख भी सकते हैं कि 3p 3/2 जो स्टेट है J की वैल्यू अगर 3/2 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग 4 mJ वैल्यूज़ आ जाएंगी. 1/2 के लिए 2 आएंगी, ऐसे ही नीचे वाली स्टेट में भी 2 वैल्यूज़ आएंगी. और डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन रूल डेल्टा J इज इक्वल टू 0 ± 1. जब हम ट्रांजिशंस देखेंगे तो 3p 3/2 ये वाली स्टेट से 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं और ये लोअर वाली स्टेट से 4 ट्रांजिशन, तो टोटल 10 कंपोनेंट्स होते हैं. तो 6 ट्रांजिशंस वाले केस में बल्कि दोनों ही केसेस में जो ग्राउंड स्टेट है, जो लोअर स्टेट टर्म है दैट इज़ 2s 1/2, ठीक है. ये n की वैल्यू जो आगे 3 लिखा हुआ है ये n की वैल्यू है और यहाँ पे 2 वैसे ऊपर शो नहीं करा गया, तो डबलेट होता है ये, ठीक है. तो सोडियम में 2 लाइंस डबलेट लाइंस D1 एंड D2 आती हैं. और एक ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आ जाता है कि कितने कंपोनेंट होंगे जब सोडियम एटम को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड अनोमलस जीमन इफेक्ट. तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 10 कंपोनेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिलिका ऑप्टिकल फाइबर Si2 ऑप्टिकल फाइबर है जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस. द प्रेफर्ड वेवलेंथ यूज्ड लाइज इन. तो सिलिका जो फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर उसमें जो प्रेफर्ड वेवलेंथ होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.55 माइक्रोमीटर. और ये जो वेवलेंथ है क्योंकि इसके लिए जो अटेन्यूएशन है, सिग्नल अटेन्यूएशन या सिग्नल लॉस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए इसी वेवलेंथ पे इस ऑप्टिकल फाइबर को ऑपरेट करा जाता है. और ये जो वेवलेंथ है इट फॉल्स इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. इंफ्रारेड रीजन जो है उसकी वेवलेंथ जो है 0.7 माइक्रोमीटर से लेके 3 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसकी रेंज होती है. तो इसी के अंदर ये ऑपरेटिंग वेवलेंथ लाई करती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द p इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम हैव स्पिन्स. सो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p3. और अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल जो p ऑर्बिटल है हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं, px py एंड pz, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पे
फिल करना है तीनों ऑर्बिटल्स में। सो अकॉर्डिंग टू हंस रूल जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, फिर उसके बाद वो डबली ऑक्यूपाई होंगे। तो पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तीनों ऑर्बिटल्स में 1 1 आएंगे, और दूसरा जो हंस रूल है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाफ फिल कर रहे हैं पहले ऑर्बिटल्स को, तो उनकी सबकी सेम स्पिन होगी, इसलिए तीनों की स्पिन जो है अप होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज़ नोन एज। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है इट इज़ नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है इट लाइज इन द माइक्रोवेव एंड फार इंफ्रारेड रीजन। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम लाइज इन द visible and ultraviolet region, and rotational vibrational spectrum it lies in the near infrared region। तो vibrational spectrum जो होता है it is called infrared spectrum for the diatomic molecule। next, natural shape of energy distribution in atomic transition is। so atomic transition की जो energy distribution की natural shape है that is Lorentzian, और ये shape जो होती है Lorentzian ये कुछ इस टाइप से दिखती है, ठीक है। and the last question is the energy En of n level of an atom consisting of positron and electron that orbit each other will be given by। in terms of Rydberg constant हमें बताना है कि एनर्जी क्या होगी फॉर द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है हमारे पास एटम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिट्रॉनियम एटम। और पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन में सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू म्यू E⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीडबर्ग कांस्टेंट जब हम इसको लिखते हैं नेचुरल यूनिट्स के लिए, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू r/n², ठीक है। यहाँ पे म्यू जो होता है दैट इज रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास जो होता है इफ़ वी हैव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू mp/me/mp+me, ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला। me जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू mp, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे और mp कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो रिड्यूस्ड मास होता है दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम me भी लिख सकते हैं। बट अब डिफरेंट केस है, हमारे पास पॉजिट्रॉनियम एटम है जिसमें सेंटर में हमारे पास पॉजिट्रॉन है एंड द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा कि जो हमारा रिड्यूस्ड मास होगा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी। तो रिड्यूस मास इस केस में क्या बन जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी me+/me/me+me+me। तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसलिए यहाँ से म्यू का वैल्यू बन जाएगा me/2। तो यहाँ से म्यू की बजाय हमारे पास आ जाएगा me/2। प्रीवियस केस में हमारे पास आया था me, यहाँ पे आ गया me/2। इट मीन्स जो एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू r/n² आया था लास्ट केस में, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो इसलिए एनर्जी की वैल्यू जो होगी इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इट इज़ r/2n²। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सो दैट इज़ ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।